मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास कक्षा 9वीं का जो इतिहास विषय है, उस इतिहास विषय का जो 5वां पाठ है, भारत तथा अन्य देश, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। सभी को सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ कि आज जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से स्कूलें, पाठशालाएँ, महाविद्यालय सब बंद है। लेकिन हमारा अध्ययन की प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है। किसी भी तरह आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ हमारा पाठ है या हमारे लेसन्स है या हमारी पूरी पढ़ाई है, ये ऑनलाइन की जा रही है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही विनंती है कि आपके कॉन्टेक्ट में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप भी जो है कन्विंस करें कि हमारे बीएमसी के ओर से जो है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर तक 11 साढ़े 11 बजे तक जो ऑनलाइन क्लास होते हैं वो सभी जॉइन करें। हम तो हमारे स्तर पे सभी प्रकार के प्रयत्न कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें हमारे सम्माननीय अधिकारी लोगों का हमें बहुत योगदान मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, उनके सहयोग से जो है हम आप तक जो है जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपसे विनंती करूँगा कि आप जो है उन बच्चों को जो आपके दोस्त हैं, उनसे कहिए कि आप भी जो है इस क्लास को जो है जॉइन करें। तो हो सकता है कुछ ही दिनों में जो है हमारे मुंबई महानगर पालिका की भी स्कूलें पूरी तरह खुल जाए। लेकिन जब तक नहीं खुलते हैं तब तक हमको जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है। तो ऐसा ना हो कि हम ही पढ़ रहे हैं और हमारा दोस्त जो है इस पढ़ाई से वंचित रह रहा है। तो हमको उनके बारे में भी सोचना है और उनको यहाँ सूचना आप तक पहुँचाना है। तो ठीक है, आज हम जो है हमारा 5वां पाठ भारत तथा अन्य देश। तो सबसे पहले पाठ का जो शीर्षक है, क्योंकि शीर्षक के ऊपर ही पूरा पाठ आधारित होता है। अगर शीर्षक को हम अच्छी तरह समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पाठ के अंदर और क्या-क्या हो सकता है, इसको ज़्यादा खोल में जाने की हमको आवश्यकता होगी। क्योंकि पाठ का शीर्षक में ही पूरे पाठ का निचोड़ होता है, कि वह पाठ में क्या हो सकता है। तो हमारा पहला है भारत। तो भारत, हमारे देश का नाम भारत है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुआ है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रगति की है और आगे भी प्रगति करेगा, ऐसे हमें विश्वास है। तो ये प्रगति और ये जो हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ हमारे ही बलबूते पे बढ़ रहा है या हमारे ही लोगों के सहयोग से बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है। तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसको उसके लिए हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है और विश्व के जो दूसरे देश है, उनका भी हमको बहुत ही सहयोग मिल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में हम जब जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते, जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर से ही परिवार समाज नहीं चलता। हम समाज कैसे बना है, हमने पिछली कक्षाओं में उसका खूब डिटेल्स में पढ़ा है कि समाज की निर्मिति कैसे हुई और लोगों को समाज की निर्मिति क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो समाज ये लोगों के परिवारों से संबंधित होता है। जैसे कि हम अपने परिवार में जो रहते हैं, तो अपने परिवार में रहते हुए हमारे आस-पास के जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों का हमको सहयोग मिलता है, हम उनको सहयोग करते हैं। और जो पड़ोसी दूसरे पड़ोसियों को सहयोग करता है, उनके सुख-दुःख में जाता है, अगर कुछ मुसीबत परेशानी हमारे घर पे आती है, तो उस समय हमारे पड़ोसी भी दौड़कर हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, जो अकेले रहना चाहते हैं, जिन्हें समाज से कुछ लेना-देना नहीं। तो ऐसे लोगों के घरों में हम देखते हैं कि कुछ अगर वहाँ पे शादी फंक्शन भी होता है, तो वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम होती है या कुछ दुःख हुआ, किसी का निधन हुआ, किसी की मृत्यु होती है, तो ऐसे समय में लोग वहाँ पे कम पहुँचते। तो उस समय उनको जो वो अकेले रहते,
उसका उनको एहसास होता है कि हम लोगों के मिल-जुल कर ना रहने की वजह से हमारा क्या हाल हुआ है। उसी तरह हर देश चाहता है कि हमारे देश को सुख-दुःख में दूसरा देश भी शामिल हो। तो इसीलिए हर देश दूसरे देश को हाथ बटाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देश या बहुत सारे देशों में कभी-कभी नैसर्गिक आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप का आ जाना। हम देखते हैं कि एक आधे देश में अगर भूकंप आ जाता है, तो उस देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारा जो जीवन है ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसे समय उस देश को दोबारा खड़ा रहने के लिए दूसरे देश की मदद होती है। अगर वह देश दूसरे देशों के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, तो दूसरे देश भाग कर, दौड़ कर जो है उस देश की मदद करेगी। आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और इसकी वैक्सीन हमारे भारत देश ने बना ली है। इसीलिए पूरे विश्व में भारत का डंका बजा हुआ है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है, पाकिस्तान, जो हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण करता है, हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है, हमारे सैनिकों को ऊपर गोलीबार करता है, तो उस देश को आज वैक्सीन नहीं मिल रही। अगर वही देश भला ही हमारा पड़ोसी है, लेकिन वह हमारे साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। इसीलिए ऐसे बुरे वक़्त में हम उसका कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरे देश है, बड़े-बड़े जो संपन्न देश है, अमेरिका जैसा देश हमारे देश से वैक्सीन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि हमारे और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आज इसी पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे और हमारे आस-पास अन्य जो देश है, क्योंकि पूरे विश्व में 195 195 देश अस्तित्व में हैं, जिसमें से हमारा एक भारत देश भी है। तो 195 देशों में हमारे आज इस पार्ट में देखेंगे कि हम कुछ देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और वह संबंध कैसे प्रस्तापित हुए और संबंध प्रस्तापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कोई भी देश हो, उस देश को अपने देश का विकास करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका भले ही संपन्न देश है, टेक्नोलॉजी सभी है, लेकिन उनको भी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के ऊपर अवलंबन रहना पड़ता है। क्योंकि जो ख पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीज़ल, गैस ये जो है ये जिस देश में पैदावार होती है क्योंकि ये नैसर्गिक साधन संपत्ति है, इसका मानव निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए हर देश को दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और भारत की 74% जो जनता है ये कृषि पर आधारित है। इसीलिए हमारे भारत देश में बहुत सारे अनाज की पैदावार होती है। जैसे हम देखते हैं कि गेहूँ, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, ज्वार तो सभी प्रकार की जो पैदावार होती है उसकी जो निर्यात है, आयात-निर्यात जो है हम करते रहते हैं। जिस वस्तु की हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा है वो हम दूसरे देश को भे भेजते हैं और ये जो वस्तु हमारे भारत देश में नहीं है, वो वस्तु हम दूसरे देश से लेते हैं। तो ऐसे प्रकार का संबंध चलता है। कल आपको श्वेता मैडम ने जो है इस पाठ का आधा भाग पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने हमारे देश इस पार्ट के जो पड़ोसी राष्ट्र है जैसे कि पाकिस्तान इस टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया है। चीन इसको भी उन्होंने पढ़ाया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये जो पड़ोसी राष्ट्र 5 पड़ोसी राष्ट्र जो है ये कल श्वेता मैडम ने आपको पढ़ाया है। आज मैं नेपाल इस देश से हमारे देश के कैसे संबंध है और हम और नेपाल कैसा है इसके बारे में आगे की जो जानकारी है मैं आपको दूँगा। सभी जो है ध्यानपूर्वक सुनें। तो नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए देश है। यानी नेपाल और भूटान देश के चारों ओर क्या है पर्वत है, बड़े-बड़े पर्वत है और उससे घिरा हुआ ये देश है। और उनकी जो सीमाएँ हैं ये हमारे भारत देश और चीन से लगी हुई है। यानी हमारी और उनकी बॉर्डर एक ही है। इसीलिए ये हमारे क्या हुए पड़ोसी राष्ट्र हुए। और भारत और नेपाल का जो संबंध है, मित्रता का जो संबंध है, इसकी यानी इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1950 में रखी गई थी और उसके बाद से लेकर नेपाल के नागरिक हमारे भारत देश में सिर्फ
घूमने यानी पर्यटक बनकर ही नहीं आते, बल्कि यहाँ आकर वो पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। और नेपाल ही एक ऐसा देश है, जिस देश के नागरिकों को भारत आने के लिए किसी प्रकार के वीज़े की आवश्यकता नहीं। वीज़ा यानी परमिशन, जैसे कि हम कोई भी देश में जाते हैं, हमारा देश छोड़ के कोई अन्य देश में जाते हैं, तो हमको उस देश की उस देश का वीज़ा लेना होता है। वीज़ा यानी परमिशन, कि हम आपके देश में इतने-इतने दिनों के लिए यह कारण से आ रहे हैं। जब हमको वीज़ा मिलता है तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो भारत और नेपाल, ये देश ऐसे हैं, भारत में आने के लिए नेपाल के लोगों को किसी प्रकार के वीज़े की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ आकर अपना काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सभी प्रकार का। इसीलिए हम देखते हैं कि ठंडियों के दिनों में बहुत सारे नेपाली लोग जो है हमारे भारत देश में, हमारे मुंबई शहर में जो है स्वेटर वगैरह, कंबल वगैरह बेचने के लिए हमारे देश में आते हैं। और बड़ी-बड़ी जो रेस्टोरेंट है, होटलें हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि नेपाली लोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि नेपाल का और भारत का संबंध बहुत ही पुराना है। और इसीलिए हमारे देश ने ये कहा है कि हमें और नेपाल में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। हम नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल के लोग हमारे भारत देश में कभी भी आ सकते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। उसके बाद है भूटान। तो भूटान की सुरक्षा की ये ज़िम्मेदारी है, ये हमारे भारत देश ने ली है। क्योंकि हम देखते हैं कि देश को सुरक्षित करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कौन-सा देश कब हमारे ऊपर अटैक कर ले, आक्रमण कर ले, ये बोल नहीं सकते। इसीलिए सुरक्षा के लिए हर देश जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा के लिए अपने सीमाओं में विभिन्न प्रकार के सैनिकों की तैनात करता है। जैसे कि हम देखते हैं नौसेना के जवान होते हैं, वायुसेना के जवान होते हैं। तो ये जवान इसीलिए रखा जाते हैं कि देश सुरक्षित रहे। भले ही हम अपने घरों पे रात में आराम से सोते हैं, लेकिन हमारे रात में सोने के लिए जो पूरी रात में, चाहे वो गर्मी के दिन हो, ठंडियों के दिन हो या बारिश हो, रातों-रात जो है हमारे सैनिक सीमाओं के बाहर जो है हमारी सुरक्षा करते हैं। वो रात भर जागते हैं, इसीलिए हम रात को अच्छे से गहरी नींद में सो पाते हैं। तो सुरक्षा का बहुत बड़ा जो है महत्व दिया गया है, क्योंकि जो देश जितना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, उस देश उतना ही ज़्यादा जो है आगे बढ़ पाएगा। तो हमारे हमारे देश ने जो है भूटान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ली है, क्योंकि भूटान देश की विशेषता यहाँ है कि भूटान में पानी के प्रचंड स्रोत है। वहाँ पानी जमा बहुत होता है, पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के बिजली निर्माण के प्रोजेक्ट है। और हम देखते हैं कि जहाँ बिजली निर्माण, जो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बिजली यूज़ करते हैं, तो बिजली की निर्मिती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पानी के बगैर बिजली निर्माण नहीं की जा सकती। तो भूटान में पानी होने की वजह से भूटान में बहुत ज़्यादा बिजली की निर्मिती होती है, जिसका फ़ायदा हमारा भारत देश लेता है। और साथ ही साथ हम उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको देश को सिक्योरिटी देते हैं। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार ये भारत के पूर्व की दिशा की ओर जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जो दक्षिण पूर्व के जो राष्ट्र है उनको जोड़ने वाला म्यांमार ये मुख्य मुख्य देश है। क्योंकि म्यांमार से होते हुए ही दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों में जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि रेल मार्ग और राजमार्गों की वजह से हमें जो दक्षिण पूर्व में जाना होता है, तो हमको म्यांमार होकर ही जाना होता है। इसीलिए वहाँ के रेल मार्गों के माध्यम से जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और हम देखते हैं कि हर देश चाहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो वस्तु की निर्मिती हम कर रहे हैं, यह निर्मिती हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है इसकी जो है आयात-निर्यात हो, इसकी खरीदी-बिक्री हो। इसीलिए जो लोग जो देश जितना ज़्यादा वस्तु की निर्मिती करेगा, वो देश जो है वो वस्तु अपने दूसरे देश में भी जाकर बेच सकता है। जिससे हमको क्या होता है, विदेशी पैसा प्राप्त होता है और वह विकास कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो म्यांमार ये है एक ऐसा देश है जो भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जोड़ने वाला है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के रेल मार्गों द्वारा हमारा और दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संबंध बढ़ाने के लिए म्यांमार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मालदीव।
मालदीव ये हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है और शुरुआत से ही मालदीव और भारत के जो है संबंध बहुत अच्छे हैं, मैत्रीपूर्ण है। यानी हमारे और मालदीव का संबंध बहुत अच्छा है शुरुआत से। ऐसा नहीं कि कुछ सालों से, नहीं बल्कि शुरुआत से ही हमने और मालदीव देश के संबंध बहुत अच्छे हैं। और भारत के दक्षिण में स्थित अनेक राष्ट्र अनेक कारणों से यहाँ भारत पर क्या है निर्भर है, क्योंकि मालदीव एक गरीब देश है, इसीलिए वो भारत के ऊपर निर्भर है। और वर्ष 1981 में दो राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंध प्रस्तापित किए हैं। बुनियादी क्षेत्रों का विकास, बुनियादी यानी जो हमारे लिए लगती ही है, जो शुरुआत में जैसे कि हमारे जो बुनियादी वो है, जैसे कि अन्न, हमारा खाने के लिए अनाज चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय चाहिए। तो ये क्या है, बुनियादी सुविधा है, ये होना अनिवार्य है। इसके बगैर जो है हम अगर हमारे यहाँ स्कूलें नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमारे देश में वैज्ञानिकों की पैदावार करना है, हमारे देश से वैज्ञानिक निकालना है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वैसे महाविद्यालय नहीं है, तो हम वैसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको बुनियादी सुविधाएं जो है देना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारा भारत देश और मालदीव देश के बीच बहुत ज्यादा संबंध है। विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे हम देखते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अग्रसर है, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका देश, हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति, वीआईपी लोग जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्री में जो हीरोइन हीरो रहते हैं, या जो अरब खरबपति होते हैं, तो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही अ, अत्याधुनिक है। वहाँ कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छा इलाज होता है। तो इसीलिए हमारे और मालदीव देश में भी स्वास्थ्य को लेकर और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार का योगदान दिया गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे और उनके संबंध और भी मजबूत होते गए। साथ ही साथ अंतरिक्ष सहयोग, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण। अंतरिक्ष सहयोग, जो अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार के यान भेजे जाते हैं, तो यहाँ एक देश दूसरे देशों को उसकी मदद करता है। हम देखते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, और वो देश जो है आगे चल के दूसरे देशों की मदद करते हैं, ताकि कोई भी देश जो है पिछड़े ना। सभी देश जो है एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत तथा अमेरिका, हम देखते हैं कि अमेरिका यहाँ विश्व का महाशक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है, और अमेरिका ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। और अमेरिका महान राष्ट्रों के साथ हमारे जो समझ अच्छे हैं, और आज के इस महामारी के समय में अमेरिका को हम मदद कर रहे हैं, यानी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जैसा देश इतने महाशक्तिशाली देश को जो है सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। और हमारे और अमेरिका की जो संबंध है ये पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। और हमारे और अमेरिका के संबंध कैसे बढ़े, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे भारतीय पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में निरक्षरता यानी अनपढ़ लोगों के प्रमाण बहुत ज्यादा थे, साक्षरता बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी जो है स्कूलें, कॉलेजेस या उच्च शिक्षण लेने के लिए विभिन्न प्रकार के अस्तित्व में नहीं थी, संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी। इसीलिए लोग जो है अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका जाते थे। साथ ही साथ कुछ लोग जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमेरिका में जॉब करते थे। तो इसकी वजह से हमारे और उनके संबंध जो है बढ़ते गए, और हमारी और उनकी संस्कृति में जो है एक नया मिठासपन आता गया। और उसी की वजह से उन्होंने देखा कि भारत के लोग जो है बहुत ही मेहनती है, और भारत के लोग ऐसे हैं, अगर उनसे उनको अगर कुछ हम गाइड करेंगे, तो ये सचमुच में जो है हमारे वैज्ञानिकों से भी आगे निकल सकते हैं, या हमारे वैज्ञानिकों की बराबरी कर सकते हैं। ऐसा अंदाज जो है अमेरिका को लगा है। इसीलिए अमेरिका और भारत के संबंध
पहले से ही अच्छे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में अवकाश यान में कुछ यंत्र बना है, जिसकी वजह से कुछ साल भारत और बनी रही। क्योंकि परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव रहा। यानी उनको लगा कि हमारा देश जो है, जो परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये इसका उपयोग वह कभी गलत काम के लिए करेगा। लेकिन हमारे देश ने उस समय अमेरिका को विश्वास जताया है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि कोई देश की जीवित हानि हो। तो यहाँ विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद 2005 में सुरक्षा संबंधित सहयोग पर हमारा और मैंने भारत देश का और अमेरिका का एक समझौता हुआ। उसके बाद हमारे भारत देश ने हमेशा जो है अमेरिका के साथ रहकर जो है विकास कार्य किए हैं। क्योंकि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हम देखते हैं कि कृषि यानी जो अनाज निकलता है, ये अनाज ऐसी वस्तु है जिसके बगैर मानव जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी वस्तु की हम दूसरे देशों में आयात निर्यात करते हैं और एक दूसरे को लेन-देन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1947 तक हमारे देश को कोई पहचानता तक नहीं था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और देश ने एक नई गति से कार्य किया, तो उसके बाद आज की कंडीशन में हमारा देश इस परिस्थिति में है कि विश्व का कोई भी देश हो, वह भारत को अच्छी भली-भांति पहचानता भी है। उसके बाद है भारत और रूस। तो भारत और रूस हम देखते हैं कि बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, और रूस के संबंध भारत के साथ पहले से ही अच्छे रहे हैं। उसके बाद जो शीत युद्ध के बाद 1971 में मित्रता का एक समझौता किया गया, और उस समझौता के बाद भारत और रूस में जो है आर्थिक और तकनीकी वैज्ञानिक में सहयोग, क्योंकि रूस में जो है टेक्निक विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पे नए-नए यंत्रों की निर्मित की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा और रूस का बहुत अच्छा संबंध रहा है, और हमने जो है हर समय पे उनकी सहायता की है, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन किया है, और हमारे लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की निर्मित के लिए विभिन्न प्रकार की हमको दिशाएँ दी है, जिसकी वजह से हमारा और उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। उसके बाद भारत और यूरोपीय राष्ट्र। अब यूरोप के जो राष्ट्र है, उन यूरोप के राष्ट्रों से हमारा किस प्रकार का संबंध है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रों का समावेश होता है, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गा बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, ये विभिन्न पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, माल्टा, ऐसे विभिन्न प्रकार के देशों का समावेश जो है, ये इस यूरोपीय राष्ट्रों में किया जाता है। तो यूरोपीय राष्ट्र के बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यूरोपीय राष्ट्र और भारत के बीच व्यापारिक संबंध, कौन से संबंध हैं? व्यापारिक, यानी हमारा देश वहाँ जाके व्यापार करता है, वहाँ के देश यहाँ के व्यापार करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी कंपनियाँ हमारे भारत देश में आती है व्यापार की दृष्टि से। तो व्यापार की दृष्टि से जो कंपनी हमारे देश में आती है, उसमें हमारे देश का क्या फ़ायदा होता है? मैं आपको बताता हूँ। अगर एक आधा ग उदाहरण देकर बताता हूँ कि एक आधा एक गाँव है, एक आधा शहर है, उस शहर में अगर कोई कंपनी आती है विदेशी, तो उस कंपनी, यानी जैसे कि हम समझिए कि एक आधा शूज़ बनाने की कंपनी है। तो शूज़ बनाने की जब कंपनी आती है, तो वहाँ बहुत बड़ा कंपनी की निर्मित होती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उस जगह पे, उस कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ के आस-पास के गाँव के लोगों को वहाँ पे क्या मिलता है? रोज़गार मिलता है। साथ ही साथ जो वस्तु बनाई जा रही है, वो वस्तु कम लागत से बनती है, क्योंकि वो नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और कम दाम में जो है वो वस्तुएँ हमारे देश के लोगों को मिलती है। यानी हमारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार भी मिलता है, और कम मूल्य पे जो है अच्छी वस्तु भी पुराई जाती है। तो ये उद्देश्य सामने रखते हुए हमारा और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में जो है विभिन्न प्रकार के संबंध हुए हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्यापार संबंध प्रस्थापित करना, क्योंकि एक देश चाहता है कि वह दूसरे देश में जाके अपने व्यापार संबंध प्रस्थापित करे। जैसे कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं जो चाइना की यूज करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि चाइना भी हमारे साथ गद्दारी करने के मूड में है। इसीलिए हमारे देश ने अभी कुछ समय पहले ये कहा कि हमको चाइना की वस्तुएँ नहीं करना है, उनका बहिष्कार करना है। तो हम अगर उसके ऊपर बहिष्कार डालते हैं तो चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो है व्यापारिक संबंध अच्छे बने रहे, इसके लिए एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे से बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करोगे तो वैसा हम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यूरोपीय राष्ट्र में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संबंध, उसके बाद जो प्रमुख देश है यूरोपीय राष्ट्र के वो है जर्मनी और फ्रांस। और हम देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस पहले से ही जो है संपन्न देश है। वहाँ पे नई-नई टेक्नोलॉजी है और ये देशों ने पहले से ही जो है विकास की, वहाँ का डेवलप पहले से ही हो चुका था। इसीलिए उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ है विश्व के लिए। साथ ही साथ उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र है, जैसे कि सेना जो होती है, सेना हमारे देश की जो सेना जो सीमा पे तैनात होती है, तो उस सेना के पास बहुत ज़्यादा शस्त्र होते हैं, ताकि कोई दुश्मन अगर उनके ऊपर हमला करता है, तो ये भी उनको मुँह-तोड़ जवाब देते हैं। तो वो जो शस्त्रों की निर्मिती है, ये जर्मनी और फ्रांस से हम लेते हैं, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस देश ऐसे हैं जो शस्त्रों बनाने की यहाँ वहाँ पे बड़े-बड़े कारखाने हैं और नए-नए यंत्रों से वहाँ शस्त्र बनाते हैं। इसीलिए हमारा देश जो है उनके साथ ये शस्त्र समझौते करता है और वहाँ से शस्त्रों की निर्मिती होती है। साथ ही साथ अभियांत्रिकी और सूचना तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत बड़ा निर्यात करने वाला देश है। जो विभिन्न प्रकार के जो अभियांत्रिकी है, जो जिसको हम आईटीआई कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो नए-नए पार्ट है, वो बनाने के कारखाने जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने में है। तो इसकी लेन-देन हमारा देश हमेशा करता है और इनका एक यही उद्देश्य है कि व्यापार कैसा होना चाहिए? खुला व्यापार होना चाहिए। व्यापार में किसी प्रकार के निर्बंध यानी प्रतिबंध जिसको हम कहते हैं, कुछ नियम नहीं होने चाहिए। व्यापार मतलब किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होना चाहिए। वहाँ देश में जाके हम व्यापार कर सकते हैं और वो देश हमारे यहाँ पे आकर व्यापार करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना दोनों भी देशों का क्या होगा उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर हमारे देश की वस्तु उधर जाकर कोई बेचते है तो हमको विदेशी चालान प्राप्त होता है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी जो है, जो वस्तु वहाँ नहीं मिल रही है, तो वो वस्तु वहाँ पे वो लेते हैं और वहाँ पे उनको भी विकास होता है। तो ये जो व्यापार की जो प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली है, क्योंकि व्यापार के बिना जो है यहाँ संसार नहीं चल सकता। क्योंकि संसार चलाने के लिए देश को कोई भी देश अपना देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें व्यापार करना पड़ेगा ही और व्यापार करने के लिए एक-दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। विश्व में ऐसा कौन-सा भी देश नहीं है, जो ये कह सकता है कि मैं अपने आप में क्या हूँ, स्वावलंबी हूँ, मुझे किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारा और वहाँ के देशों में जो है यूरोपीय राष्ट्रों में कुछ समझौते हुए जैसे कि जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, रेल प्रबंधन, आपात प्रबंधन, हवाई सुरक्षा, आतंकवाद इन मुद्दों को लेकर हमारे देश और यूरोपीय राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार के समझौते हुए कि हमको इन समस्याओं का सामना करना है और ये प्रकल्प जो है हमें अपने देशों में, अपने क्षेत्रों में जो है विकसित करना है, जिससे हमारा और पूरे विश्व के देशों का क्या हो, विकास हो, डेवलप हो। उसके बाद है भारत और अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो देश है, उन देशों में हमारे देश की क्या भूमिका है? तो हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो बहुत ही ब बहुत ही महत्वपूर्ण का महाद्वीप है और इस महाद्वीप में जो है इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला, सूडान इन देशों का भी समावेश होता है और ये देश जो है औद्योगिक दृष्टि ये देश संपन्न है और यहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए भारत क्या है हमेशा प्रयत्नशील रहे यानी हमेशा कोशिश करता है कि यहाँ से इनके साथ जो है हमारे व्यापार हमेशा बढ़े रहे। क्योंकि ये जो इजिप्ट, नाइजीरिया जो देश है,
ये देश बहुत संपन्न देश है और इन संपन्न देशों के साथ हमारा देश चाहता है कि हमारा इनके साथ विभिन्न प्रकार से समझौता हो। और इसमें कि हमको किन-किन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान, जो नया-नया ज्ञान आ रहा है, जैसे साइंस में हम देखते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नए-नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो नए-नए परिवर्तित होते हैं। जैसे मेडिकल लाइन में हम देखेंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नए-नए संशोधन होते रहते हैं और उसमें बदलाव होते रहता है, तो वह तकनीकी ज्ञान हमको मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र, जैसे कि हम देखते हैं कि कृषि जो खेती आज हम करते हैं, आज की खेती में और आज़ादी से पहले की खेती में, अगर हम किसान से पूछोगे, अगर कोई किसान 70-80 साल का अगर आपको मिलेगा उस समय, आज उनसे हम पूछा जाए कि आज की खेती करने में और पहले आप जब खेती करते थे तो उसमें क्या अंतर है? तो वो हमको बताएँगे कि वो अंतर कैसा है, जैसे कि ज़मीन और आसमान का। इतना अंतर हमको कृषि क्षेत्रों में है, क्योंकि आज हर क्षेत्रों में जो है आधुनिकीकरण आ गया है। नए-नए जो है यंत्रों का उपयोग करके, नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कम से कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे मिला जाए, उसके लिए फिर रासायनिक खाद हो गए, कीटनाशकी हो गई, तो विभिन्न प्रकार के इनका उपयोग करके जो है कम से कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फसल निर्मित की जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि जल सिंचन करके विभिन्न प्रकार के, तो ये जो है ये डेवलप कब होगा? जब हम अपना देश जब दूसरे देशों के साथ, जो देश ऑलरेडी डेवलप है, जिन्होंने उस क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, अगर हम उस देश से अगर हम मार्गदर्शन माँगना चाहोगे तो अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो हमको मार्गदर्शन भी करेंगे और मदद भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो हमको करके भी बताएँगे कि आपको ऐसे करना है। उसके बाद पर्यटन, पर्यटन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिनको पर्यटनों की वजह से बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है। क्योंकि पर्यटन अगर हम देखोगे कि जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मुंबई एक क्या है पर्यटन है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा गेट ऑफ इंडिया, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और जब आते हैं तो कैसा होता है कि वहाँ जो आजू-बाजू होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। फ़ोटो निकालने वालों को रोज़गार मिलता है। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट से हमारे यहाँ गेट ऑफ इंडिया तक आते हैं टैक्सी चालक, उनको रोज़गार मिलता है। तो जो जहाँ पे पर्यटन होता है, वहाँ पे जब पर्यटक आते हैं, तो पर्यटक हमेशा दिल खोल के जो है खर्चा करते हैं, जिसका फ़ायदा वहाँ के जहाँ जो पर्यटन है, वहाँ के आस-पास के लोगों को व्यवसाय के लिए होता है। तो ये विभिन्न प्रकार को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने अफ्रीका महाद्वीप के साथ जो है अच्छे संबंध प्रस्तापित किए और वर्ष 2015 में एक संपन्न हुई मीटिंग में या परिषद में यह कराया गया है कि भारत और अफ्रीका शिखर परिषद में अफ्रीका के सभी 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यानी एक शिखर परिषद ली गई वर्ष 2015 में और उसमें 54 राष्ट्रों के सभी प्रतिनिधि, यानी हर राष्ट्र का एक व्यक्ति उसमें शामिल था और उस परिषद में यह निर्णय और यहाँ जो वैश्विक यानी विश्व की जो समस्या है उसके ऊपर चर्चा की गई, जिसमें कौन-कौन सी चर्चाओं का समावेश होता है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और समुद्री तस्करी। तो इन समस्याओं से कैसा निपटाया जाए, इस समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन-सी योजनाएँ बनाई जाएँ, इसका उपयोग इसके लिए किया गया। उसके बाद है भारत तथा इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में कुछ देशों का समावेश होता है, तो उसके साथ हमारे देश के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो इंडो पैसिफिक में जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समावेश होता है और इन देशों के साथ हमारे भी संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं। मित्रता के तो है ही है, घनिष्ठ भी है और हमारे व्यापारी संबंध भी बहुत अच्छे और बहुत पुराने हैं। इसलिए भारत जो है इनके साथ ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण, नशीले पदार्थों की तस्करी विरोध अभियान, पर्यटन, कला संस्कृति, इन क्षेत्रों में विविध अनुबंध किए गए। यानी विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को बढ़ावा देना और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जैसे कि नशीले पदार्थों का जो हम कैसे ड्रग्स वगैरह जो होता है, उसके ऊपर कैसी रोक लगाई जाए। इसके ऊपर जो है हमारे देश ने इंडो पैसिफिक म के जो देश है, उन देशों के साथ विभिन्न प्रकार के परिषदें लेकर जो है इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जापान एक ऐसा देश है, जहाँ पे रेल निर्मिती के बड़े-बड़े कारखाने हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बुलेट ट्रेन जो हमारे भारत में आ रही है, ये किसकी मदद से आ रही है?
ये जापान की मदद से ही आ रही है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो रेल निर्मित के लिए विश्व का सुप्रसिद्ध देश है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे मुंबई शहर में भी हम देखते हैं कि मेट्रो आ गई, मेनो आ गए, मोनो रेल आ गई। तो ये विभिन्न प्रकार की ट्रेनें हैं जो नए-नए हमारे रूप में हमारे देश को मिल रही है। ये जापान की देन है और हमारे जापान से संबंध अच्छे हैं। और जिस देश के साथ अच्छे संबंध होते हैं, वह देश हमेशा ही उस देश की क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद है भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। अभी दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा ब्रुनेई जैसे देशों का समावेश होता है। और इन देशों के साथ हमारे भारत के शुरुआत से ही संबंध बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि हमारे और उनके संबंधों में कभी भी कड़वापन नहीं आया है। एक तो समय था कि भारत और अमेरिका के बीच में कड़वापन आ गया था, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया के ऐसे राष्ट्र हैं, इनके साथ हमारा और उनका कभी भी कड़वापन नहीं आया है और इनके और हमारे संबंध शुरुआत से ही बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इन राष्ट्रों के साथ हमारे व्यापारी जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारा देश विकास के मार्ग पे निरंतर चल रहा है। देश है जो हमारे से पहले की निर्मित हुई, लेकिन वो अविकसित ही है। लेकिन हमारा देश अंग्रेजों के इतने साल गुलाम होने के बाद भी आज विकसित देशों की लिस्ट में हमारे देश का नाम समावेश है, क्योंकि हमारा देश हर देश के साथ अच्छे से संबंध प्रस्थापित करके, मदद करके, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आज हम देखते हैं कि भारत, आज मैंने आपको इससे पहले ही बताया हो कि कोरोना जैसी वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका जैसे देश ने हमारे देश की पीठ थपथपाई है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि एक इतना विश्व का सबसे शक्तिशाली देश आज हमारे देश की पीठ थपथपा रहा है। मतलब हम हर क्षेत्र में जो है आगे निकल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है भारत और पश्चिम एशिया। अब पश्चिम एशिया के कुछ राष्ट्र है जिनका हमारे देश से क्या संबंध है और कैसे संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो पश्चिमी एशिया के राष्ट्र पूरे विश्व में ऐसे राष्ट्र है कि जिन राष्ट्रों को इन राष्ट्रों के ऊपर अवलंबन रहना ही पड़ता है, जैसे कि ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। क्योंकि ये देश ऐसे हैं, यहाँ पे नैसर्गिक साधन संपत्ति इतनी ज्यादा है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, तो ये घासलेट जिसको हम कहते हैं, तो ये नैसर्गिक साधन संपत्ति है और इसके बगैर कोई भी देश नहीं चल सकता। जैसे कि हम यातायात के जो भी साधन है, मोटरसाइकिल से लेके तो एरोप्लेन उड़ाने तक, तो सभी के लिए जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वह जो पेट्रोल डीजल है वो हमको इन्हीं पश्चिमी एशियाई देशों से मिल सकता है। इसके अलावा हमें रखना पड़ेगा कि ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश के रहे हैं। यहाँ तक समझ में आए सभी के? इस तरह का हमारा आज यहाँ पाठ था। अगर आपको कुछ डाउट है आज के पढ़ाए हुए इस भाग में, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ पूछना हो आज के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज का जो पढ़ाया हुआ भाग है भारत तथा अन्य राष्ट्र, उसमें मैंने आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, इसके बारे में स्पष्ट किया है। साथ ही साथ भारत तथा अमेरिका के संबंध, भारत और हेलो। रूस के। हाँ बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? हेलो। यूरोपीय संघ में जो है 28 राष्ट्रों का समावेश होता है। ठीक है।
हाँ, तो यूरोपीय संघ जो है ये पहले से ही अस्तित्व में है। ओके सर। हाँ, यूरोपीय संघ में मैंने इससे पहले आपको बताया हो कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, नीदरलैंड, माल्टा, ये सभी देशों का इसमें समावेश होता है। यूरोपीय संघ मतलब जो यूरोप का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इतने देशों का समावेश होता है। जैसे कि हम आशिया खंड में रहते हैं, तो आशिया खंड में जो है विभिन्न देश जो होते हैं हमारे, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वैसे ही ये यूरोपीय खंड है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के 28 राष्ट्रों का समावेश होता है। तो ये यूरोपीय एक राष्ट्र है, इसकी जैसे निर्मित ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी स्थापना कैसे होगी, क्योंकि ये एक स्वतंत्र नहीं है, इसमें 28 अलग अलग राष्ट्र है। तो अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग समय पे निर्मित होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा भारत देश है, आज का जो भारत देश है, ये भारत देश आज जो हमको दिख रहा है, तो ये आजादी से पहले इतना नहीं था। जो आज का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, ये भारत का ही भाग था। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ, वैसे सबसे पहले भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया। उसके बाद बांग्लादेश को भी भारत से अलग होना पड़ा। उसी तरह हर खंड में जो है ऐसे देश है जो शुरुआत में कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे उनका विभाजन होता गया। इसीलिए ये ऐसी नहीं कह सकते कि यूरोपीय राष्ट्र की स्थापना कब हुई है, क्योंकि यूरोपीय में 28 राष्ट्रों का समावेश होता है। हुआ बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर हाँ, हो गया डाउट। ओके ओके। और किसी को कुछ रहा तो पूछिए, आपके पास 2 मिनट बचे हुए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, नेपाल की स्थापना कब हुआ था? नेपाल, हाँ सर। नेपाल की स्थापना चाहिए? ठीक है, यस मैं सर। आपको नेपाल की स्थापना कब हुई, भूटान की कब हुई, म्यांमार की कब हुई, मालदीव की कब हुई, सभी देशों की स्थापना के लिए अभी अपने पास समय कम है। अभी मैं आपको जो है 9 तारीख को और मिलने वाला हूँ इसी समय पे। तो 9 तारीख को जब कब भी मैं सर? आऊंगा, तो आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार और चारों पांचों राज्यों की विस्तृत से जो है आपको उसकी स्थापना कब हो गई और वह देश किस देश से अलग हुए, कौन से खंड में आते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। स- सर, आप 9 तारीख को आओगे, कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे तभी? अभी बताया जाएगा ना बेटा उस समय आपको। इतिहास ही लूंगा, 9 तारीख को आऊंगा, इतिहास ही लूंगा। ओके। ओके सर। आज जो है हमने जो हमारा पांचवा पार्ट भारत और अन्य राष्ट्र है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, उसके साथ साथ भारत तथा अमेरिका, भारत और रूस, भारत और यूरोपीय राष्ट्र, भारत और अफ्रीका महाद्वीप, भारत तथा इंडो पैसिफिक, भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और पश्चिम एशिया, इसकी जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और डाउट्स आता है, बाद में कुछ समझ में आता है, तो आप अच्छे से एक पेज पे लिख के रखिए, ताकि मैं जब भी अगली बार आऊँ तो आपको आपकी कुछ समस्याओं से मैं निराकरण कर सकूं। ओके सर।